नमस्कार दोस्तों, अग्निवेश कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वर्णों का उच्चारण स्थान इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, हिंदी वर्णमाला से संबंधित मैं पिछले दो वीडियो में, पहले वीडियो में स्वर के बारे में जानकारी दी और दूसरे वीडियो में व्यंजन के बारे में मैं आपसे विधिवत चर्चा किया हूं। इन दोनों वीडियो में जितने भी वर्ण आते हैं हिंदी वर्णमाला के, यानी स्वर या व्यंजन में, किन वर्णों को किस किस नाम से जानते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं उनको मुख के किस अंग की सहायता से बोलते हैं इसी पर आज चर्चा करनी है और यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और उन भाइयों और बहनों के पास भेजें जो इससे वंचित हैं, उनका भी कल्याण करें। आइए हम बात करते हैं। देखिए, आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काफी महत्वपूर्ण है और आप लोग काफी क्रम लेकर बैठे। देखिए, ये जो वर्णों का उच्चारण स्थान है, सबसे पहले ध्यान दीजिए। देखिए, इसका अलग अलग एक खाने बनाकर लिखा गया है इसमें। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आए इसलिए। देखिए, ये स्पर्श वर्ण है, ये अंतस्थ वर्ण है, ये ऊष्म वर्ण है और इधर स्वर है। तो स्पर्श वर्ण के अंतर्गत, या इसको कहते हैं स्पर्श वर्ण, या कहते हैं इसको वर्गीय वर्ण या वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं। तो देखिए, इसमें 1 2 3 4 और 5 वर्ग हैं। स्पर्श वर्ण के अंतर्गत 5 वर्ग हैं और पांचों वर्ग में, एक वर्ग में 1 2 3 4 5 वर्ण है। तो 5 वर्ण है एक वर्ग में और 5 वर्ग है, तो 5 गुणे 5 बराबर 25 वर्ण है। और देखिए, 1 2 3 4 5 एक वर्ग का एक नेता है जो है उस वर्ग का पहला वर्ण। जैसे इस वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है? का। तो इस वर्ग का नेता कौन है? का। इसका, इस वर्ग का चा, इस वर्ग का टा और इस वर्ग का ता, इस वर्ग का पा। ऐसे पहला वर्ण ही उस वर्ग का क्या होता है? नेता होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि दा किस वर्ग का वर्ण है? तो ता वर्ग का वर्ण है। या इनमें से कौन सा पा वर्ग का वर्ण है? तो इसमें से कोई एक वर्ण रहेगा। तो ऐसे प्रश्न जो है बनते हैं, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि स्पर्श वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। इधर देखिए, अंतस्थ के अंतर्गत 4 वर्ण या, रा, ला, वा ये आते हैं। ऊष्म के अंतर्गत तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा वर्ण आते हैं और इधर आपको स्वर दिए ही गए हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे जो वर्ण बोले जाते हैं मुख की सहायता से, मुख में जो अंग की सहायता से जो बोले जाते हैं, ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए आपने कह दिया चा, तो देखिए चा कहने में जिस वर्ण की भूमिका ज्यादा रहेगी उसको उसी नाम से हम जानते हैं। जैसे आप कह दिए चा, तो चा का उच्चारण स्थान तालु से होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है चा का उच्चारण स्थान तालु से। तो क्या कंठ से आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, लेकिन जब तक ये जीभ और तालु का संपर्क नहीं होगा आप कंठ से चिल्लाते रहिए, आप ये चा का उच्चारण नहीं हो पाएगा। इसलिए जिसकी भूमिका मुख के जो जिस अंग से आप बोल रहे हैं जिसकी भूमिका ज्यादा रहेगी उसको हम उसी वर्ग में या उस नाम से जानेंगे। बात अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं का वर्ग की। देखिए, का, खा, गा, घा, अंगा, ये जो पहला वर्ग है स्पर्श वर्ण का, ये कंठ से बोले जाते हैं। कहां से आवाज आती है? कंठ से, यहां से कंठ से आवाज आती है। और हम बात करें अंतस्थ वर्ण में, इसमें कोई भी वर्ण नहीं है कि जो कंठ से बोले जाते हैं, इसमें कोई वर्ण नहीं है। अगर हम ऊष्म की बात करते हैं तो ऊष्म वर्ण में सिर्फ हा एक ऐसा वर्ण है ऊष्म वर्ण का जो कंठ की सहायता से बोले जाते हैं। और अगर हम स्वर की बात करते हैं तो छोटा आ, बड़ा आ, यानी आ और ये विसर्ग, ये जो है ये सारे वर्ण किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए। देखिए, कंठ में जैसे आप कहिए का, खा, गा, घा, अंगा, फिर कहिए हा, आ, या विसर्ग वाले वर्ण जो होते हैं या शब्द होते हैं जैसे राम, तो अंत में अहा आ रहा है, तो यहां पर क्या होता है? ये वर्ण जो है कहां से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। और आप मुंह बंद कर लीजिए या कंठ से आवाज ही नहीं आएगी तो आप इसका उच्चारण नहीं कर सकते। तो समझ में आ गई होगी बात। अगला है जो दूसरा है वो है तालु। ऐसे कौन से वर्णमाला के वर्ण हैं जो तालु की सहायता से बोले जाते हैं? तालु का मतलब समझ लीजिए, आप अपना मुख खोलिए, देखिए ये ऊपर वाला तल्ला,
जब आपकी जीभ जाकर ऊपर वाले तल्ले में स्पर्श करेगी तो वो वही वर्ण, जैसे कहिए चा, छा, जा, झा, इया, कहिए चा, छा, जा, जा, इया। आप खुद कह के देख लीजिए तो देखिए ये वर्ण कहाँ, ये आपकी जीभ जो है कहाँ जाके स्पर्श कर रही है, तालु में स्पर्श कर रही है। चा, छा, जा, झा, इया। और अंतस्थ वर्ण का या और ऊष्म वर्ण का तालब विषा, इसको कहते भी है, देखिए शाह है, कहते हैं तालब विषा, तालु से स्पर्श करके ये वर्ण निकलता है। और ई यानी छोटी ई, बड़ी ई, ये सारे वर्ण जो हैं ये कहां से निकल के बनते हैं, तालु से निकलते हैं। इनका उच्चारण कहां से होता है, तालु से होता है। आपकी जीभ कहां से छूती है, तालु में छूती है। आगे मूर्धा, पहले समझ लीजिए मूर्धा का मतलब कैसे होगा। देखिए जब आपकी जीभ हल्की मुड़कर, ये जो देख रहे हैं ऊपर वाला दांत, इसके अंदर वाले, यहाँ अंदर वाले भाग में जाके स्पर्श करें तो उस स्थिति को मूर्धा कहते हैं। कहिए जैसे मूर्धा वाले वर्ण टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। देखिए जो भी इस पर विचार करके इसको बनाया है, काफी सोच समझकर, इसमें बहुत बारीकी है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप ऐसे चिल्लाते रहेंगे, निकलेगा नहीं, फिर वो आप अंदाज ही नहीं पाएंगे। बहुत बारीकी है। देखिए कहिए टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। तो देखिए टा कह रहे हैं तो जीभ हल्की मुड़ रही है और ऊपर वाले, ये जो ऊपर वाला दांत इसके अंदर वाले भीतरी वाले हिस्से में स्पर्श कर रहा है, तो टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। और यहाँ देखिए अंतस्थ का ये है रा और ये है ऊष्म का मूर्धन्य सा, आप इसको कहते भी है, देखिए मूर्धा लिखा है, इसको कहते भी है मूर्धन्य सा और री। इनको कहने में मूर्धा की सहायता लेनी पड़ेगी, ये यानी मूर्धा से जो है स्पर्श करते हुए निकलते हैं। आइए आगे हम बात करते हैं दंत। क्या ऐसे कौन से वर्ण हैं जो दांत की सहायता से बोले जाते हैं। देखिए ता, था, दा, धा, ना, और इधर अंतस्थ का ला और इधर ऊष्म का, इसको कहते भी है दंत सा और ये लिरी। इनको कहने में दांत की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे आपकी जीभ आके ऊपर वाला, ये देखिए ऊपर वाले दांत में आके लड़ेगी। कहिए ता, था, दा, धा, ना। कहिए तो ये आपकी जीभ कहां के लड़ेगी, दांत में। कहिए ला, सा, ली। अगर ऊपर वाला दांत ना हो, जैसे जो वृद्ध हैं, जो जैसे हमारे बाबा हैं या किसी अन्य के बाबा दादा जो भी हैं या दादी हैं, अगर ऊपर वाला जब दांत गिर जाता है उनका, तो वो इन वर्णों को कहने में असमर्थ रहते हैं, नहीं कह पाते हैं। जैसे उनको कहना है थर्मस, तो थर्मस नहीं कह पाएंगे, कहेंगे फर्मस, था नहीं आएगा, फा आता है। कहिए धनुष, तो कहेंगे फनुस, फनुस, फा उच्चारण होता है। तो अगर आप प्रैक्टिकल ये चाहते हैं तो 20-25 साल इंतजार कर लीजिए, हम लोग भी ऐसे होगा। फिर कहेंगे थर्मस, नहीं कहेंगे फर्मस ले आओ, फनुस उठाओ, तो नहीं कह पाएंगे। तो ये चीज अभी तो नहीं है क्योंकि हम लोगों के पास दांत है, लेकिन जिनके ऊपर वाला जो हिस्सा वाला दांत नहीं है वो इन वर्णों को नहीं कह पाएंगे। आगे देखिए ओष्ठ, ओष्ठ की सहायता से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, पा, फा, बा, भा, मा। और इधर स्वर में सिर्फ छोटा उ और बड़ा उ यानी उ उ। देखिए ये अंतस्थ का और ऊष्म का दोनों खाली, इसमें कोई ऐसा वर्ण नहीं है जो ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। कहिए पा, देखिए पा, फा, बा, भा, मा, छोटा उ, बड़ा उ। देखिए ओंठ गोलाकार हो जा रहा है। और पा, फा कहिए तो देखिए, अगर कहिए कि पा कहिए और ऐसे मुंह खोले रहिए, आ, हाँ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जब तक आपका ओंठ चिपकेगा और खुलेगा नहीं तब तक आप इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। बचाए के करो नहीं पता लागे, वो डांस टूट टाटा वही बहुत उम्र बाकी है। यही वीडियो के चक्कर में ना अपन वो करे भाई, शादी विवाह नहीं हुआ है, भाई बहुत कुछ आगे करना है, इसलिए बचा के करना, नहीं तो दांत वात तोड़ लीजिए इसी को कहने में। आराम से कहिए आगे। अब देखिए यहां तक हो गया है। अब मैं दंतोष्ठ, ऐसा कौन सा वर्ण है जो दंत और ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। तो अंतस्थ का वा वर्ण जो है ये क्या है, दंतोष्ठ, यानी दांत और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है दंतोष्ठ यानी वा। और ऊष्म और स्वर से कोई नहीं है। फिर आगे देखिए कंठ तालव्य, कंठ तालव्य का कौन सा ऐसा वर्ण है कि जो कंठ तालव्य का कौन सा ऐसा वर्ण है जो कंठ और तालु से बोले जाते हैं। तो ए आई। अब मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं आगे इन दोनों के बारे में विशेष ध्यान दीजिए इस पर। कंठ तालव्य, देखिए सबसे पहले देखिए जो मात्राएं लगती हैं वो हमेशा स्वर से ही लगती हैं, चाहे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे जो वर्ण है स्वर के, इन्हीं से मात्राएं लगती हैं। तो सबसे पहले हमको जाना है कंठ वाले कॉलम में, खाने में जाना है और देखना है। अब हमें देखो का, खा, गा, गा से मतलब है नहीं, इससे तो मात्राएं लगेंगी नहीं, तो हमें स्वर ढूंढना है। देखिए ये है स्वर, छोटा आ और बड़ा आ। यहाँ लिखिए, देखिए छोटा आ या बड़ा आ प्लस, कह रहा है तालव्य। अच्छा तालु वाला कहां है, देखिए तालु मतलब तालु। ऐसा कौन सा और स्वर है जो तालु से बोले जाते
जाते हैं, फिर यहाँ आएंगे छोटी ई या बड़ी ई, प्लस छोटी ई या बड़ी ई। तो छोटा आ प्लस छोटी ई या बड़ा आ प्लस बड़ी या छोटी ई, तो इससे बनेगा क्या, आ ई मिलके बनता है ए। क्या बनता है, ए। तो देखिए ये जो दोनों वर्ण हैं ये कहां से बोले जा रहे हैं, कंठ से बोले जा रहे हैं। और ये जो ई बोली जा रही है कहां से, तालु से। तो हो नहीं गया कंठ तालु। तो याद रहे कंठ तालु से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, ए। अब आप कहते होंगे कि आई कहां से बोला जाएगा, तो ध्यान दीजिए जब ए का निर्माण हो ही गया है तो देखिए आ प्लस ए बराबर क्या बन गया, आई। क्योंकि आई तो बन ही गया है इससे, तो आ आई मिलके क्या बन गया, आई। क्योंकि अगर आई नहीं बनेगा सबसे पहले तो आई कभी नहीं बनेगा। अगर ए नहीं बनेगा, ए नहीं बनेगा तो आई कभी नहीं बनेगा। तो सबसे पहले जरूरी है ए बनाने का। तो ए आप जान ही रहे हैं कि कंठ और तालु से कैसे मिलके बना, मैं आपको बता दिया कि आ है कंठ से, ई है तालु से, कंठ और तालु मिलके क्या बन गया, ए बन गया। आइए अब बात करते हैं कंठोष्ठ की। तो चलिए फिर चलते हैं कंठ वाले में। तो देखते हैं यहाँ पे लेते हैं छोटा आ, या ले लो चाहे बड़ा आ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि छोटा आ ले रहे हैं, बार बार बड़ा आ ले ही ले रहे हैं। और ओष्ठ से, अब ओष्ठ वाले में जाओ, देखो ये है छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ। स्वर ही लेना है, नहीं तो आपको कहे बार बार स्वर ही ले रहे हैं, स्वर से तो मात्रा लगती है, का व्यंजन से थोड़ी लगेगी मात्रा। तो कंठोष्ठ, तो कंठ से हो गया छोटा आ बड़ा। तो अच्छा कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कहीं छोटा या बड़ा ले रहे हैं, अरे भाई कंठ वाले में छोटा या बड़ा तो आ रहा है, विसर्ग का कोई मतलब ही नहीं है। छोटा बड़ा आ रहा है तो क्या हम यहाँ आके ओ ले लेंगे, यहाँ पे लिरी ले लेंगे, अरे लेंगे कंठ से, कंठ ओष्ठ से मिलके बना है तो सबसे पहले हम कंठ वाले में जाएंगे। तो छोटा आ बड़ा आ ले लिए, फिर कह रहा ओष्ठ से, तो ओष्ठ में स्वर आ रहा है छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ ले लिए। तो छोटा ऊ बड़ा ऊ ले लिए तो क्या हो गया, आ ऊ मिलके क्या बन गया, ओ बन गया। क्या बन गया, ओ बन गया। अब ध्यान दीजिए, अच्छा औ कैसे बना, तो जब ओ बन गया है तो आ और ओ मिलके क्या बन गया, औ बन गया। तो सबसे पहले जरूरी होता है ये बनेगा, तो जब ये बन जाएगा तो अपने आप वो वाला बन जाएगा। तो समझ में आया ना कि ए ऐ ओ औ का निर्माण कैसे होता है। फिर से देख लीजिए, आ ई मिलके ऐ और आ उ मिलके ओ, और ये दोनों अलग अलग मिलके बनते हैं। कंठ और ताल से जब मिलेगा तो कंठताला भी वर्ण बन जाएगा, और कंठ और ओष्ठ से मिलके बनेगा तो कंठोष्ठ वर्ण बन जाएगा। तो कभी कभी पेरेंट पूछता है कि इसमें से कौन सा कंठ तालव्य है, कौन सा कंठोष्ठ है, तो आपको इसीलिए इस चीज को मैं बनाया हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। चलिए आगे आइए बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं ये हर जगह आपको नहीं उपलब्ध होगा, और इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, बताइए और लोगों को जो नहीं जान रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जो जानते हैं लेकिन दूसरों को बताते नहीं हैं, ये गड़बड़ी है। बताइए सबको, ताकि हो सकता है आपकी वजह से कोई पास हो जाए। चलिए ध्यान दीजिए आगे। देखिए तो ये समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं आगे एक नई चीज। देखिए कंठ नासिका, कंठ नासिका, कंठ नासिका, इनमें से बताओ कंठ नासिका वर्ण कौन सा है पूरे पैराग्राफ में। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताओ इसमें से कौन सा कंठ नासिका वर्ण है, तो आपको कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा ज्यादा भी नहीं। कंठ नासिका, देखिए सबसे पहले आप ये क्या कह रहा है, कंठ, कंठ वाले में आओ, कंठ वाले में, और नासिका मतलब नाक से। अब कंठ वाले इस खाने में बताओ कौन सा ऐसा वर्ण है कंठ का जो नाक की सहायता से बोले जा रहे हैं। तो बताइए, का खा गा घा अंगा, हा छोटा आ बड़ा आ और विसर्ग। तो बताओ इसमें क्या है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए का खा गा घा अंगा, ये है, पकड़ में आ गया अंगा। अंगा जो है वो कहां से बोला जा रहा है, कंठ और नासिका से। अब आगे देखिए अगला जो है वो है तालु नासिका, तालु नासिका, तालु प्लस नासिका इसे लिख सकते हैं जिसे आपको समझ में आ जाए, तालु प्लस नासिका। अब तालु वाले वर्ग में आइए, तो चा छा जा झा इया या श ई और ई। तो इसमें देखिए जो इया है ये कहां से बोली जा रही है, तालु और नासिका से, तालु की सहायता से भी और नासिका से। आगे है मूर्धा नासिका, मूर्धा नासिका, मूर्धा नासिका कौन सा है, देखो इसमें आओ, फिर मूर्धा वाले कॉलम में आओ, टा ठा डा डा अड़ा रा मूर्धन्य और री। तो ये जो अड़ा है यही एक ऐसा वर्ण है कि जो नासिका की सहायता से बोले जाते हैं। यहाँ पे भरिए आप अड़ा। फिर अगला है दंत नासिका, दंत नासिका, ऐसा वर्ण जो दांत और नाक दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। तो ता था दा धा ना ला दंतसा और ली। तो यही जो ना है ये क्या है, दंत नासिका। अगला है ओष्ठ नासिका, ये देखिए ओष्ठ, ओष्ठ नासिका, ओष्ठ नासिका कौन सा वर्ण,
तो देखिए ओठ से ओठ वाले कॉलम में आइए, पा फा बा भा मा और छोटा ऊ बड़ा ऊ, यही जो माँ है यही वर्ण क्या है, नाक की सहायता से। ध्यान दीजिए हर वर्ग का, देखिए 5 वर्ग है, हर वर्ग का अंतिम अक्षर नासिका की सहायता से बोले जाते हैं। तो कभी कभी पेपर में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी नाक की सहायता से वर्ण बोले जाते हैं, तो ये अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। और देखिए इसको बोलने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको नाक वाक बंद करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं, नहीं सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। ऐसा है जैसे कहिए अंगा, तो देखिए नाक में झंझनाहट उत्पन्न हो रही है, लग रहा है कि अगर कहीं देखिए कहिए अग्गा, ना कहीं कहिए इया तो नहीं होगा, अड़ा ना नहीं कह पाएंगे आप, अब कहेंगे तो उल्टा सीधा गलत कह देंगे। तो देखिए इसको कहने में कंपलसरी आपको नाक की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे कहिए अंगा, इया, अड़ा, ना, माँ, वैसे भी नाक से ना आता है, कहते नहीं नाक से बोल रहे हैं ना, तो ये सारे वर्ण जो है नासिका से बोले जाते हैं। चलिए मैं आपको आगे की जानकारी देता हूं, बस कम समय में आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको कम समय में अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाए। चलिए आप लोग इसको पढ़ लीजिए, मैं इससे संबंधित प्रश्न को भी बनाऊंगा, आप उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो इससे संबंधित। चलिए अगला जो प्रश्न है वो ये है कि आवृत मुखी वर्ण कौन से होते हैं या आवृत मुखी स्वर कौन से होते हैं, इसको आपको याद रखना होगा। आवृत मुखी, देखिए आवृत मुखी वर्ण, देखिए वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख गोलाकार ना बने, गोलाकार ना बने, आवृतमुखी वर्ण वे वर्ण यानी वे स्वर जिनके उच्चारण मुख, जिनके उच्चारण में, यहां पे लिख लीजिए में, मुख गोलाकार ना बने, यानी मुख जो है गोल 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 ना हो, यानी ओठ जो है आपका वो वृत्त की तरह ना बने। जैसे कह दीजिए, जैसे कहिए छोटा ऊ, तो देखिए आपका मुख वो जो है ओठ है वो ऐसे वृत्त बन जा रहा है, लेकिन आपको इसमें लिखना है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आपका वृत्त ना बने, यानी गोलाकार ना बने, गोल ना बने, ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं, तो बताइए ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई और ए आई, ये 6 वर्ण, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए आई, ये वर्ण, इनको कहने में आपका जो मुख है यानी जो ओंठ है वो गोलाकार नहीं बनेगा। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख गोलाकार ना बने उन्हीं को क्या कहेंगे, आवृतमुखी। अगला है दूसरा वृत्तमुखी, 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 वृत्त माने गोला, मुखी माने मुख, वो स्वर जिनको कहने में मुख वृत्त की तरह बन जाए या गोलाकार रूप में हो जाए, कुछ भी लिख सकते हैं, वृत्त माने गोला ही होता है, गोलाकार रूप में हो जाए उसे क्या कहेंगे, वृत्तमुखी। जैसे इसमें है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ। अब हमको एक ही याद करना है, आप वृत्तमुखी चाहे याद कर लीजिए चाहे वृत्तमुखी, ये याद करने में आसानी होगी। वृत्तमुखी, वृत्त माने होता है, गणित में पढ़ेंगे, वृत्त माने गोला। अब जो वर्ण कहने में जिनका, ऐसे वर्ण जिनको कहने में मुख क्या बन जाए, गोले की तरह बन जाए, तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, देखिए ओ ऊ, ओ औ, ओ ओ औ, इनको कहने में मुख आपका क्या बन जाएगा, गोले की तरह बन जाएगा। अब इसके बाद जो वर्ण बचा, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए आई, अब यही वर्ण क्या है जो बचा है वही क्या है, आवृतमुखी, क्योंकि इनको कहने में आपका मुख गोले की तरह नहीं बनेगा। चलिए आखिरी जो है अंतिम चल रहा है, अंतिम पड़ाव पे है ये वीडियो, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। देखिए ये है हमारी आपकी जिह्वा, क्या है, जिह्वा, जिह्वा माने होता है जीभ,
ये जीभ का अग्रभाग है, क्या कहते हैं, अग्रभाग। और ये है मध्य भाग, और ये है पश्च भाग। ध्यान दीजिए। तो बताइए जीभ के अग्रभाग से कौन से स्वर बोले जाते हैं, कौन से वर्ण बोले जाते हैं या स्वर। तो ध्यान दीजिए, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई, ये चार वर्ण जीभ के अग्रभाग से बोले जाते हैं। मध्य भाग से सिर्फ छोटा आ। याद रहे, आप इसी को याद कर लीजिए, अग्रभाग छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई, बस काम खत्म। और छोटा आ तो अपने आप याद हो जाएगा। इसके बाद जितने भी वर्ण बच रहे हैं वो कहां से बोले जाएंगे, तो वो बोले जाएंगे जीभ के पश्च भाग से। जैसे कौन कौन सा बचा, बड़ा आ, उसके बाद छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। एक याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए अग्रभाग से आप लोग इसको लिख लीजिए, अग्रभाग से छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, मध्य भाग से छोटा आ, और पश्च भाग से कौन से वर्ण बोले जा रहे हैं जीभ की सहायता से, तो बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। तो ये आपको लिखना चाहिए, लिख लीजिए। ये जीभ के अग्रभाग से ये स्वर बोले जाते हैं, मध्य भाग से ये स्वर बोला जाता है, पश्च भाग से ये स्वर बोले जाते हैं। तो इन चीजों की जानकारी आपको रखना चाहिए। वर्णों का उच्चारण स्थान ये था, आप लोग इसको कहिए, बोलिए। देखिए प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं उनको ये रटाया जाता है, और उस समय अगर हम लोग ध्यान दिए होते तो आज इस समस्या से ना गुजरते। तो मेहनत से पढ़िए, और ताकि जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें आपका अच्छा नंबर आए। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चर्चा के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।